नमस्कार दोस्तों, शिक्षा निकेतन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशय गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट है और समझते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है। इमेजिन करिए कि दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ए है, एक फ्रेंड बी है। इस फ्रेंड ए को फ्रेंड बी के पास कोई मैसेज भेजना है मोबाइल फ़ोन के थ्रू। तो जब ये इसको मैसेज भेजेगा तो मान के चलिए ये मैसेज है 9 कोई नंबर है जिसे इसे सेंड करना है और ये चाह रहा है कि मेरे और इसके बीच में तीसरा कोई भी इंसान इसको देख ना पाए, मेरे मैसेज को ना देख पाए, तीसरा कोई भी इंसान मेरे मैसेज को ना देख पाए। तो क्या करेगा, ए अपने मैसेज 9 को कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मान के चलिए कोई सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देगा #*2। अब ए ने इस मैसेज 9 को ऐसे कोई सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया और फिर इस नेटवर्क के थ्रू इस बी को अपने फ्रेंड को भेज दिया। और इस फ्रेंड बी को पता है कि *#2 का मतलब होता है 9, इसे ये बात पता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने जो मैसेज बी को भेजा वो सिर्फ ए और बी को पता था। बीच वाले को ये जरूर पता है कि कुछ मैसेज सेंड हो रहा है, लेकिन क्या मैसेज सेंड हो रहा है ये नेटवर्क में किसी को भी नहीं पता। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में इसे समझाने की कोशिश की। तो एनक्रिप्शन क्या हुआ, जब इस मैसेज 9 को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया जिसे कोई समझ ना पाए, *#*2। और फिर जब ये मैसेज बी के पास पहुंच गया तो ये दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म 9 में चला गया। तो ये बी ने इसे पढ़ लिया, ठीक है। मैसेज 9 था, उसे कोई सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर बी ने इसे पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमें कुछ कुछ चीज़ों को समझना है। सबसे पहले समझना है कि जब ये नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट, इसे हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, जब प्लेन टेक्स्ट को इस सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया गया, सीक्रेट कोड, इसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट। तो यहां पे जो प्रोसेस हुआ इसे हम कहते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन, ठीक है। और फिर जब ये सीक्रेट कोड या साइफर टेक्स्ट दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ रिसीवर के थ्रू, दोबारा से जब प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ रिसीवर के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं डिक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू सीक्रेट कोड और साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। तो यहां पर एनक्रिप्शन हो रहा है। एनक्रिप्शन कौन करता है, तो एनक्रिप्शन करता है सेंडर। और डिक्रिप्शन कौन करता है, डिक्रिप्शन करता है रिसीवर, है ना। और डिक्रिप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सीक्रेट कोड और साइफर टेक्स्ट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। ये मोटा मोटा मैंने एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, ठीक है। चलिए, अब क्लास 11th के मैथमेटिक्स में क्या है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने हमें बोला गया कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है वो सीखिए। एनक्रिप्शन करना है, डिक्रिप्शन करना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को समझने के लिए हमें पहले कुछ कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें समझना होगा मॉड्यूलो ऑपरेशन एंड कॉन्ग्रुएंसीज। मान के चलिए कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि B mod M इज इक्वल्स टू A। अब ये एक फंक्शन है, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलो फंक्शन या कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, इसे हम नंबर्स की कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का मतलब हुआ कि जब हम इस नंबर m से b को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर a आएगा। यानी मॉड्यूलो ऑपरेशन एक ऐसा फंक्शन है, इट्स द फंक्शन दैट गिव्स द रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय द अदर नंबर। जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर के फंक्शन को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेशन। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का साइन होगा। ये 3 लाइन को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर के समझा रहा हूँ। अगर मैं मानूँ कि यहाँ पे 48 एक नंबर है, इसे हम 22 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 22 2 टाइम्स होता है 44, रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 4। इसका मतलब हुआ कि 48 mod 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2। मतलब हो रहा है कि जब हम इस 22 को 48 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 4।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस 48 को 22 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 4, 48 मॉड 22 कॉन्ग्रुएंट टू 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान के चलिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं 3 को 10 से, तो 3 3 जार 9, रिमाइंडर आ रहा है 1, मतलब हुआ कि 10 मॉड 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1, यानी जब इस 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, अब इससे हम एक और चीज इन्फर कर सकते हैं, एक और चीज से हम समझ सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि 10 माइनस 1 जो आएगा इट इज डिविजिबल बाय 10 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3, यानी जो मॉड के अंदर है वो, है ना। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो कि 12 माइनस 2 जो आता है 10 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, मॉड में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में बी मॉड एम इज इक्वल्स टू ए। इसे हम ऐसे लिखेंगे कि 12 मॉड 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2। ठीक है, इसका मतलब है कि 12 माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 5। सिर्फ 12 माइनस 2 ही नहीं बल्कि 2 माइनस 12 भी वही होता है कि जब 12 माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब हम एक और लिख सकते हैं कि 2 माइनस 12 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि इट ऑल्सो मीन्स दैट b माइनस ए इज डिविजिबल बाई m एंड a माइनस b इज डिविजिबल बाई m। ठीक है, तो 12 मॉड 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2 का मतलब हुआ कि 12 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 2 माइनस 12 इज डिविजिबल बाई 5। ये बहुत ही बेसिक्स ऑपरेशन है, बस इसमें रिमाइंडर का ये फंडा है कि कितना रिमाइंडर कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर हम एक चीज यहां पर जरूरी है कि m की जो वैल्यू जो मॉड में रहेगा वो 1 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं कि 12 मॉड 1 कॉन्ग्रुएंट टू 11, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हम 12 माइनस 11 करेंगे तो ये डिवाइड होना चाहिए 1 से। तो सारा ही नंबर 1 से डिवाइड होता है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 1 से डिवाइड नहीं होता नेचुरल नंबर के सेट में। यहाँ पर ऑब्वियसली a, b और m सभी के सभी नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 1 से डिवाइड ना किया जा सके। इसलिए मॉड के अंदर में 1 हम नहीं रखते, क्योंकि जब मॉड के अंदर में 1 रखेंगे तो इस फंक्शन का, मॉड्यूलो फंक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए मॉड के अंदर में कभी भी 1 नहीं हो सकता, यानी m कैन नॉट बी 1। ठीक है, m हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए और m 1 नहीं होना चाहिए। तो m क्या क्या हो सकता है, m का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, m का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 2, 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से करते करते इन्फिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन बस 1 नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 7। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 7। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x माइनस 5 इज डिविजिबल बाय, इसका यही मतलब हुआ ना, x माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, x माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 7। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि b मॉड m कॉन्ग्रुएंट टू a, देखिए b मॉड m कॉन्ग्रुएंट टू a, है ना। तो इसका मतलब हुआ था कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, देखिए यहाँ पे a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, है ना। तो वही पे उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि x माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 7। अब क्योंकि x माइनस 5 जो 7 से डिविजिबल है, यानी x माइनस 5 विल बी 7 टाइम्स ऑफ सम नंबर। मान के चलिए वो नंबर लैम्डा है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा इंटीजर में बिलोंग कर सकता है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 लैम्डा प्लस 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लैम्डा का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इंटीजर से। मान के चलिए कि हम लैम्डा ले लेते हैं, लेट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 5, दैट इज 7 प्लस 5 दैट इज 12। तो x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, समझ में आया। एक और यहाँ पे है
इफ 120 कॉन्ग्रुएंट टू 30 मॉड m, ठीक है, 120 कॉन्ग्रुएंट टू 30 मॉड m, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m। हमें m की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू दोनों निकालनी है, ठीक है, लीस्ट भी और ग्रेटेस्ट भी, दोनों वैल्यू m की निकालनी है। तो जब हमारे पास ये दिया हुआ है 120 कॉन्ग्रुएंट टू 30 मॉड m, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि 120 माइनस 30 इज डिविजिबल बाय m, यानी कि 90 इज डिविजिबल बाय m, है ना, यानी 90 इज इक्वल्स टू सम लैम्डा टाइम्स ऑफ m। अब हमें क्या करना है, हमें m की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू 90। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इफ अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू सबसे छोटी यानी 1 ले लें, तो m कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 इंटू m इज इक्वल्स टू 90। तो m की वैल्यू कितना आ गई, 90, यानी फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, अगर हमने लैम्डा का सबसे कम वैल्यू लिया तो m की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ गई 90, ठीक है। और हमें m की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, यानी m का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता, अभी जस्ट मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था, देखिए यहाँ पे m कैन नॉट बी 1, है ना, m कैन नॉट बी 1, इट हैज ऑलवेज टू बी अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी m का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा होना चाहिए, और हमारे पास है 90 इज इक्वल्स टू लैम्डा m, और m कैन नॉट बी 1, तो m की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, सो m कितना हो जाएगा 2, तो 90 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 2, लैम्डा यहाँ पे 45 है। तो m की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 90, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें एक और चीज समझना है, जिसे हम कहते हैं यूलर्स टोशिएंट फंक्शन, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, यूलर्स टोशिएंट फंक्शन। यह क्या होता है, तो यूलर्स टोशिएंट फंक्शन जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई n, ये बताता है कि इस नंबर n से छोटा कितना सारा ऐसा नंबर है जो n के साथ को प्राइम है। द यूलर्स टोशिएंट फंक्शन फाई n of a positive integer n is defined as the number of co-prime numbers that are less than n, ठीक है, n से छोटा n के साथ को प्राइम नंबर्स वाले जितने नंबर्स होंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी फाई n। थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से इसको समझते हैं। मान के चलिए कि एक नंबर है 2, हमें उसकी यूलर्स टोशिएंट वैल्यू निकालनी, यूलर्स टोशिएंट फंक्शन फाई निकालनी, फाई 2। तो अब आप बताइए कि 2 से छोटा कितना सारा नंबर्स है जो 2 के साथ को प्राइम है। ऑब्वियसली 1 सिर्फ एक ही नंबर है ना, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, समझ में आया। फिर अगर हम मान के चलिए निकालते हैं फाई 3, तो फाई 3 यानी कि 3 से छोटा कितना सारा नंबर्स है जो 3 के साथ को प्राइम है। तो एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, तो कितने सारे नंबर्स हो गए, नंबर्स यहाँ पे हो गए 1 और 2, तो ये। इसी तरीके से अगर हमें निकालना है फाई 4, तो 4 के साथ कितने सारे नंबर्स है जो को प्राइम है। 4 के साथ एक नंबर है 1, एक नंबर है 3, यानी इसके पास इस तरीके से होगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैंने शायद 3 लिख दिया है, ये 2 होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम 5 के साथ देखें, तो 5 के साथ कितने सारे नंबर्स है जो 5 से कम है और को प्राइम है। तो उसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, यानी कुल मिला जुला करके 4 ऐसे नंबर्स है। तो 5 और 5 कितना हो गया 4। इसी तरीके से सबको करके देख लिया। लास्ट एक देख लेते हैं 5 और 15। तो 5 और 15 कितना होता है, यहाँ पे देखिए कि 5 ऑफ 15, तो हमें देखना है कि 15 से कम कितने सारे नंबर्स है जो 15 के साथ को प्राइम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 से कम हमें चेक करना है। तो एक ये है, एक ये है, ये तो नहीं है, फिर ये है, फिर ये नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर ये है, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 नहीं है, फिर 10 भी नहीं है, फिर 11 है,
12 नहीं है, फिर 13 है और 14 है। तो कितने सारे नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 और 15 कितना आ गया? 8, है ना। तो ये है यूलर-स्टोशियन फंक्शन। यूलर-स्टोशियन फंक्शन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ उतना बताता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर से कम कितने सारे नंबर्स हैं जो उसके साथ को प्राइम है। Euler-Stoichhian function of a positive integer n is defined as the number of co-prime numbers that are less than n। यहाँ पे 5 और 4 की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का जरूरत है। आगे आते हैं, इसका एक दो प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यूलर-स्टोशियन फंक्शन का प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि अगर हमें इस तरीके से निकालनी हुई कि कौन से नंबर का कितना होगा यूलर-स्टोशियन फंक्शन, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। अगर कोई प्राइम नंबर है, इफ p इज अ प्राइम, तो उसकी जो यूलर-स्टोशियन फंक्शन होगी वो हमेशा उससे एक कम होगी, है ना। यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर्स लिया है, जैसे देखिए 3 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो उसकी 5 कितना आ गई? 5 की वैल्यू है 1, 5 की वैल्यू है 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स है ना, जितने भी प्राइम नंबर्स है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स ये है, फिर ये है, फिर ये है ना, फिर देखिए यहाँ पर ये प्राइम नंबर है। तो जहां पे भी प्राइम नंबर है हमेशा उसकी जो यूलर-स्टोशियन फंक्शन है वो उससे एक कम है, यानी 5n की वैल्यू होती है p माइनस n इफ p इज प्राइम, इफ p इज प्राइम। फिर इसके बाद क्या है? इफ m एंड n आर को प्राइम देन phi ऑफ mn इज इक्वल्स टू phi m इंटू phi n। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर है, मान के चलिए कि phi ऑफ मान के चलिए कि 20, ठीक है, तो 5 ऑफ 20 की वैल्यू कितना हुई? 5 ऑफ 4 इंटू 5। यहाँ पे 4 और 5 आपस में को प्राइम है, तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा इसका? तो इसका वैल्यू होगा 5 ऑफ 4 इंटू 5 ऑफ 5। अब 5 ऑफ 4 कितना है? तो 5 ऑफ 4 का वैल्यू देखिए हमें यहाँ पर था 2, और 5 ऑफ 5 क्योंकि देखिए प्राइम नंबर है तो इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी 5 ऑफ 20 की वैल्यू हुई 8, ठीक है। फिर if p and q are prime then phi of pq is equals to p minus 1 into q minus 1। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका ही यूज़ है हम लोगों को करना है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। अगर कोई दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास है ना, अगर हमें निकालना है phi ऑफ मान के चलिए 33, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं phi ऑफ 3 इंटू 11, जहां पे 3 भी एक प्राइम नंबर है और 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका वैल्यू कैसे होगा? इसका वैल्यू होगा इसका वैल्यू कैसे होगा? इसका वैल्यू होगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1, यानी 2 इंटू 10 यानी कि 20, है ना। तो phi ऑफ 33 कितना हो गया? 20। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद तो इस चीज को अच्छे से हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद फिर क्या है? क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम। क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम क्या होता है? तो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम होता है वो प्रोसेस, वो स्टेप्स जिससे हम लोग प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलेंगे या साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलेंगे। वो जो एग्जांपल मैंने लिया था कि फ्रेंड ए को फ्रेंड बी के पास कुछ मैसेज भेजना है, तो इसने 9 था मैसेज, उसे फिर यहाँ पर ये क्या किया? एनक्रिप्ट किया, फिर उसे बनाया #*2। ये नेटवर्क के थ्रू, इस कोड के थ्रू गया, और फिर जब इसके पास ये पहुंचा तो यहाँ पर ये डिक्रिप्ट होकर के वापस से बन गया 9। तो इसमें जो प्रोसेस है कि ये 9 से ये बना और फिर इससे ये बना, इस कन्वर्शन में एक प्रॉपर स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। और ये कौन सा एल्गोरिदम है? तो ये क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम है, ठीक है। तो कन्वर्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट एंड देन साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। An encryption or decryption algorithm is the specific sequence of steps that convert either plain text into cipher text or cipher text into plain text। तो क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम होता है और हमें पढ़ना है क्लास 11 में RSA एल्गोरिदम। क्रिप्टोग्राफी का ये एल्गोरिदम हमें पढ़ना है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दो और चीज है हमें समझना होगा, एक दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा पब्लिक की और फिर है प्राइवेट की। पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होता है उसे हम अच्छे से देखते हैं।
है ना। पब्लिक की इज द की नोन टू ऑल एंड इज यूज्ड बाय सेंडर टू एनक्रिप्ट द मैसेजेस फॉर द रिसीवर। जो सेंडर है, सेंडर ने जो मैसेज रिसीवर को भेजा, सेंडर ने जो मैसेज रिसीवर को भेजा वो उसने कन्वर्ट किया होगा पहले प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, और फिर साइफर टेक्स्ट को रिसीवर ने कन्वर्ट किया होगा प्लेन टेक्स्ट में। तो यहाँ पर जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल यूज होता है, एक की यूज होता है, ठीक है। इस वाले की को हम कहते हैं पब्लिक की, जो सबके पास होता है। इट इज द की नोन टू ऑल एंड इज यूज्ड बाय द सेंडर टू एनक्रिप्ट द मैसेजेस फॉर द रिसीवर। ये हो गया पब्लिक की। लेकिन ये जो साइफर टेक्स्ट है इसको दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरा की यूज होता है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट की, उसे हम कहते हैं प्राइवेट की। यानी कि जिस रूल के थ्रू मैसेज एनक्रिप्ट हुआ है उसी रूल के थ्रू मैसेज डिक्रिप्ट नहीं होता, कुछ दूसरे रूल के थ्रू होता है, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट की। यानी इट इज अ सीक्रेट की बिलोंगिंग टू द रिसीवर, ठीक है। इसके पास रहेगा प्राइवेट की अपना रिसीव करने के लिए, और इसके पास सेंडर के पास रहेगा पब्लिक की मैसेज को सेंड करने के लिए, एनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। अभी अगर उतना अच्छे से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते रहना है बस, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी दो तरह का होता है, एक होता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एक होता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ये सेफ भी नहीं होता। सेफ्टी के तौर पर हम लोग यूज करते हैं हमेशा एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को। इसका मीनिंग को समझते हैं कि अगर एनक्रिप्शन के लिए प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनक्रिप्शन के लिए की यूज हुआ है, अगर सेम की यूज हो दोबारा से साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, अगर ये दोनों की सेम हो, है ना, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। यहां पे प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हो रहा है तो एनक्रिप्शन, और यहां पे साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट हो रहा है तो ये हो गया डिक्रिप्शन, ठीक है। तो अगर पब्लिक की और प्राइवेट की सेम है, ऐसा आप समझिए कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अगर की सेम है तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक, और ये उतना सेफ नहीं होता। ज्यादा सेफ कौन होता है? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर जो की यूज हो रहा है एनक्रिप्शन के लिए, उससे अलग की यूज होता है डिक्रिप्शन के लिए, ये यहां पर सेम नहीं रहता, दे आर डिफरेंट। तो इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो व्हेन की यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन बाय सेंडर एंड की यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन बाय रिसीवर इज डिफरेंट। सेंडर के लिए एनक्रिप्शन का जो की है और रिसीवर के लिए जो डिक्रिप्शन का की है, वो दोनों अगर अलग अलग है तो उसे हम कहेंगे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में RSA एल्गोरिदम को पढ़ने के लिए। धन्यवाद।